हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर 4th। ठीक है, अभी तक हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं और जो ये हम लेक्चर कर रहे हैं ये आपके जो भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे लाइक DSSP, NVS, KVS, सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई टॉपिक भी इसमें से करते लाइक अपने MSc के लिए, BSc के लिए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत डिटेल्ड ना हो सकता है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लांट्स के जो सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, हमारी जो सोइल है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से टाइप का होता है। ठीक है, जो टोटल वाटर होता है सोइल के अंदर अपन उसको एक नाम दे देते हैं होलार्ड। क्या बोलते हैं अपन? होलार्ड। ठीक है, ध्यान रहेगा। और कुछ वाटर तो ऐसा होता है जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, और कुछ ऐसा वाटर होता है जो प्लांट्स यूज़ ही नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन अवेलेबल वाटर। ठीक है, जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं, उनको अवेलेबल वाटर बोलते हैं, और एक टर्म बोलते हैं क्रिजार्ड। ठीक है, और जो प्लांट यूज़ नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं? नॉन अवेलेबल वाटर, और उसका नाम है इकार्ड। ठीक है, होलार्ड ये DSSP में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो कैपिलरी वाटर है वो कौन सा होता है? क्रिजार्ड होता है, अवेलेबल वाटर होता है। और जो 3 टाइप के वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली बाउंड वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर, वो कौन से होते हैं? नॉन अवेलेबल वाटर होते हैं, वो इकार्ड में आते हैं। तो आया समझ में? 4 टाइप्स के वाटर होते हैं। होलार्ड टोटल वाटर को बोलते हैं, और फिर 4 टाइप्स के वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, केमिकली बाउंड एंड ग्रेविटेशनल। जो कैपिलरी होता है वो अवेलेबल होता है और बाकी के 3 नॉन अवेलेबल होते हैं। अब बच्चों देखो, जो वाटर की एंट्री सोइल के अंदर कैसे, रूट्स के अंदर कैसे होती है, प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, वो एक्टिवली भी होती है और पैसिवली भी होती है। वो कैसे होता है? अब ये देखो, हमारे सोइल के अंदर मिनरल्स ज़्यादा है। क्या है? मिनरल्स यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है, लेकिन रूट्स के अंदर मिनरल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोइल। ठीक है, लेकिन रूट्स तो और मिनरल्स लेगी। अगर हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगता है? एक्टिव। ये अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा प्रोसेस लगेगा? एक्टिव, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आ रहा है? सोइल मिनरल कंसंट्रेशन इज लोअर दैन द रूट सेल। जो रूट सेल में उससे कम है सोइल की कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मिनरल ज़्यादा है तो अब वाटर कहाँ मूव करेगा? नॉर्मली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ मूव करेगा। तो अब वो कैसे मूव करेगा? पैसिवली। कैसे मूव करेगा? पैसिवली। ठीक है, एज सोल्यूट एक्टिवली पाइल इनसाइड अंदर चले गए, वाटर पोटेंशियल वो हो गया, रूट का डिक्रीज हो गया, तो वाटर पैसिवली रूट हेयर के अंदर मूव कर जाएगा। आया समझ में? मान लो ये हमारी दिखाई दे रही है, यहाँ पे रूट हेयर है ये, और यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब लेकिन मिनरल्स और रूट्स को और चाहिए तो वो क्या करेंगे? एक्टिवली मिनरल्स को ले लेंगे। मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है? कम है, वाटर। अब वाटर यहाँ पे, अब मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर क्या होगा? यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा पैसिवली। ये हमने देखा था ना। मान लो यहाँ पे सॉल्यूट कम है, वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? मान लो जितनी ज़्यादा सॉल्यूट वहाँ पे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। अब मान लो यहाँ पे 4 वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पर 2 है, -2 -4। तो हमने देखा था लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जो है वाटर मूव करता है। तो वाटर मूव कहाँ करेगा? हमेशा हमारी सोइल से रूट्स की तरफ। और बच्चों, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे ना तो पहले वो देखे, जब भी आपको समझ में आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर पोटेंशियल, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों, अब वाटर एब्जॉर्ब तो हो गया, वाटर मिनरल्स, फिर आगे प्लांट के अंदर कैसे मूव करेंगे? तो हम एक बार प्लांट्स की लेयर आपको डिफाइन कर देती हूँ कौन कौन सी थे। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल एंड फिर जाइलम। ध्यान रहेगा। और जो भी एंडोडर्मिस के अंदर जो भी लेयर होती है अपन उसको क्या नाम देते हैं? स्टील। क्या नाम देते हैं? स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी लेयर होती है, एंडोडर्मिस के अंदर एक स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं कैस्पीरियन स्ट्रिप, जो वाटर इम्परमेबल होती है, जो वाटर की एंट्री नहीं होनी होती, वाटर इम्परमेबल। ध्यान रहेगा। और एक होता है कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट क्या करता है? जो भी प्रोटीन, जो भी ये एक ऐसा प्रोटीन है जो भी मान लो मिनरल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा मिनरल्स के अंदर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल पॉइंट। तो देखते हैं, जो भी टिश्यू है इनसाइड द एंडोडर्मिस उसको क्या बोलते हैं हम? स्टील। ठीक है, पेरिसाइकिल फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर। पेरिसाइकिल है वो आउटर मोस्ट लेयर हो गई स्टील की, क्योंकि अंदर के जो भी है वो तो सारे के, जैसे मेडुलरी रेस, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे स्टील के अंदर आएंगे, और आउटर लेयर स्टील की क्या बन गई? पेरिसाइकिल। कैस्पीरियन स्ट्रिप क्या है?
वो एक वैक्सी और सबमर्ज मटेरियल है जो इम्परमिएबल है वाटर के, वाटर को एंट्री नहीं करने देती। और फिर ये कंट्रोल पॉइंट है, वो डिसाइड करेगा कि कितना और कौन सा अमाउंट ऑफ मिनरल्स अंदर एंटर करेगा। अब देखो सिम्प्लास्ट, दो टाइप के पाथवे होते हैं जिससे जो वाटर है अंदर मूव करता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि देखो बच्चों, ये हमारा मान लो ऐसे है, ठीक है, मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये हमारी है एपिडर्मिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने ले रही थी कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, ठीक है। फिर है हमारा जाइलम, क्या है, जाइलम, ठीक है। जो एंडोडर्मिस पे क्या थी हमारी, कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस पे हमारी क्या थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्या बना दी हमने, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब देखो बच्चों, जो सिम्प्लास्ट होता है वो सेल टू सेल, जो प्लाज्मोडेस्टिमा कनेक्शन होता है सेल टू सेल, उसमें मूवमेंट होता जाता है। कैसे होता है, सेल टू सेल बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। जो प्लाज्मोडेस्टिमा होता है जो कनेक्ट करता है दो सेल को, उनके थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है। और इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाय साइक्लोसिस, जो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की हेल्प से प्लांट का मूवमेंट होता है। ये स्लो होता है लेकिन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एपिडर्मिस टू जाइलम, इसको कैस्पियन स्ट्रिप भी रोक नहीं पाती, कैस्पियन स्ट्रिप रोक नहीं पाती। कैस्पियन जो प्लाज्मोडेस्टिम है वहाँ पे नहीं मिलेगी और आराम से मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार हटा देती हूँ यहाँ से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो कैस्पियन स्ट्रिप है वो प्लाज्मोडेस्टिमा वाले स्टेज पर नहीं मिलेगी। एक बार रुको, हाँ, ठीक है। अपन कैस्पियन स्ट्रिप थोड़ी अलग कलर से बनाते हैं। ये हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, ये हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब मान लो वाटर यहाँ से मूव कर रहा है सिम्प्लास्ट वे से, प्लाज्मोडेस्टिमा, ये हमारा क्या, प्लाज्मोडेस्टिमा जो स्पेस होता है सेल जो ज्वाइंट करता है दो सेल को, वहाँ से हमारा वाटर मूव कर रहा है। और वो नॉर्मली मूव करता हुआ चला जाएगा क्योंकि कैस्पियन स्ट्रिप इसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि प्लाज्मोडेस्टिमा वाली जगह पे कैस्पियन स्ट्रिप नहीं है। और वो सीधा एपिडर्मिस से जाइलम तक बिना रुके चला जाएगा। आ रहा है समझ में। और ये माइनर पाथवे कम, मतलब इसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। एपोप्लास्ट क्या है, डिसकंटिन्यूस है। वो कैसे होता है, मतलब या तो जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उनमें से होता है। और इंट्रासेलुलर स्पेस में मान लो दो सेल के बीच में से जा रहा है तो यहाँ पर अटक जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप प्रेजेंट है और वो इम्परमिएबल है वाटर के। वाटर मान लो यहाँ से अब मूव कर रहा है, हमारा मूव करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैस्पियन स्ट्रिप प्रेजेंट है और आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो एपोप्लास्ट में क्या होता है, जो सेल वॉल और इंटरसेलुलर जो दो सेल के बीच में स्पेस है वहाँ से मूव करता है, लेकिन एंडोडर्मिस तक पहुँचता है तो वहाँ पर मिल जाती है उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप और वहाँ पर मूव नहीं कर पाता है। आ रहा है। या तो और या कैसे मूव करेगा, सेल वॉल के बीच में, और सेल वॉल के बीच में भी करेगा तो वहाँ पे भी कैस्पियन स्ट्रिप इसको मूव करने नहीं देगी। तो एंडोडर्मिस के पास पहुँच के वो अपना पाथ चेंज करके वापस किस में चला जाता है, सिम्प्लास्ट में चला जाता है। तो एपोप्लास्ट कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये फास्ट प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और सेल वॉल और इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और ये मेजर पाथ पे है वाटर मूवमेंट का। तो फिर सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट वापस से देखते हैं क्या होता है कि मान लो ये हमारी एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पे कैस्पेरियन बैंड है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो वाटर के मूवमेंट को रोकती है, ठीक है। सिम्प्लास्ट में वो सीधा चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सेल टू सेल जा रहा है। प्लाज्मोडेस्टिमा जो दो सेल को ज्वाइन कर रहा है उस स्पेस में से मूव होता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं है और वो नॉर्मली चला जाएगा। लेकिन जो एपोप्लास्ट है वो सेल के बीच में से, इंट्रासेलुलर स्पेस में से जा रहा है और वहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो क्या कर देगी, वाटर को ब्लॉक कर देगी और वाटर आगे मूव नहीं कर पाएगा। आया इतना समझ में बच्चों। तो जो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे का अपना टॉपिक देखते हैं। चलो अब देखो थोड़ा सा जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, देखो, ट्रैचिड्स, कौन कौन से, ट्रैचिड्स, जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और
ट्रैकरी एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसे, ट्रैकरी एलिमेंट। ठीक है, जो बच्चों ट्रेजिड्स थे वो भी कंडक्टिंग, मतलब वाटर, सारे के सारे जो होते हैं जाइलम में एलिमेंट्स वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करते, सिर्फ जो ट्रेजिड्स और जो क्या है वेसल्स, वो क्या करती है, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करती है। अब वो कैसे करती है, जो ट्रेजिड्स होते हैं वो तो जो पहले के प्रीमिटिव लाइक जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा से प्रीमिटिव प्लांट्स थे उनमें हेल्प क्या करते थे। ठीक है, ध्यान रहेगा, लाइक टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। लेकिन जो वेसल्स है वो किस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसल के थ्रू होता है, और जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। और जो फाइबर्स और पैरेन्काइमा है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते, ध्यान रखना ये। ठीक है, पैरेन्काइमा एक लिविंग है, ये ही सिर्फ क्या है, लिविंग एलिमेंट है जाइलम का। और जो ट्रैकिड्स और वेसल्स को एक साथ अपन क्या बोलते हैं, हेड्रोम, क्या बोलते हैं, हेड्रोम, ट्रैकरी एलिमेंट जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। हेड्रोम क्या है, वाटर कंडक्टिंग एपरेचर, नाम ध्यान रखना हेड्रोम क्या होता है। फिर से देखते हैं, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकरी, वेसल, पैरेन्काइमा एंड ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रेजिड्स और वेसल्स हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में। जो ट्रेजिड्स है वो जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे उनमें लाइक जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में हेल्प करते हैं, और जो वेसल्स है वो एंजियोस्पर्म में वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं। अब जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ऊपर तक पहुंचाना, रूट से लीफ तक पहुंचाने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई थी। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले एक थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी, ये दी थी प्रिस्टले ने। ठीक है, किसने दी थी, प्रिस्टले ने दी थी। इसने क्या बोला था कि वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, हमें पता है कि वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। आ रहा है समझ में, क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। और ये कैसे होता है, इन्होंने एक टर्म दिया था जाइलम सैप, क्या भी होता है, जाइलम सैप। जाइलम सैप में क्या होता है, वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स जो रूट में, मान लो ये हमारी रूट है, ठीक है, यहाँ पर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो रूट, जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो जाइलम सैप है एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड पॉजिटिव प्रेशर लगाता है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए। आ रहा है समझ में, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप इन जाइलम सैप ड्यू टू द एक्टिव एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनटू द रूट टिश्यू। वो एक क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसके कारण ये एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से तो एक थोड़े, मतलब पूरा ऊपर तक तो ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा, एक सिर्फ एक हाइट तक ही क्या हो सकता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ये दिया था प्रिस्टले ने, ध्यान रखना, रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी, प्रिस्टले ने। उसने जाइलम सैप एक नई टर्म दी थी, उन्होंने कहा था जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है नीचे के रूट हेयर में, वो क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे जो क्या करेगा, वाटर को और मिनरल को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो प्रेशर है वो अपन किससे कर सकते हैं, मेजर मैनोमीटर से। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो जेसी बोस है वो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर है, ध्यान रखना बच्चों ये। ठीक है, फिर और थ्योरी आई थी, रिले पंप थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, कैपिलरिटी और कोहेशन टेंशन थ्योरी। ये क्या है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हम रिले पंप थ्योरी करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेस है, जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेस है, ठीक है, उनके बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सोल्यूट का चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ये गोल्डसिस्की ने दी थी और ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि पैरेन्काइमा और मेडुलरीज कोई भी हेल्प नहीं करती वाटर के एब्जॉर्बेशन में। फिर पल्सेशन थ्योरी आई थी, उसमें क्या कहा था कि बार बार जो हमारे ये इसका कैपिलरीज का होता है, कैपिलरी होता है, कोटेक्स लेयर होती है, कोटेक्स लेयर होता है, एपिडर्मिस के बाद होता है ना, एपिडर्मिस के बाद कोटेक्स लेयर, उसके अंदर बार बार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण पल्सेशन, जैसे ऐसे 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 होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। कैपिलरिटी में क्या कहा था कि जो जाइलम वेसल होती है वो बहुत नैरो होती है, तो एक फिजिकली अपवर्ड क्या करवाती है, ऊपर मूव करवाती है, फोर्स लगाती है, जिसके कारण वाटर मूव करता है। ये बोहेमियन ने दी थी 1809 ने, और पल्सेशन थ्योरी जेसी बॉस ने दी। कोहेशन और टेंशन, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यही थ्योरी बिल्कुल सही है, ये डिक्सन और जोली ने दी थी।
उसने क्या बताया था, एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लीफ है, वाटर यहाँ से लीफ से निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन से वाटर क्या रिमूव हो रहा है और यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो वाटर खिंच रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ से वाटर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन एक फोर्स लगता है, एक पुल करता है, उस वजह से एक पुल होता है जिसके कारण वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर। तो अब जो डिक्सन और जोली ने कही थी, 4 तरह की फोर्सेस इसमें होती है, एक कोहेशन, अडहेशन, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। कोहेशन क्या होता है, मतलब वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। और जो कैपिलरी और वेसल का वाटर के जो वॉल है उसकी और वाटर के बीच में अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, अडहेशन। ध्यान रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल और जो इनर वॉल है ट्रैक्टरी एलिमेंट की, ट्रैक्टरी एलिमेंट के ट्रेजिट्स और वेसल्स, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या बोलते हैं, अडहेशन, ठीक है, जो वॉल की लग रही है। सरफेस टेंशन हमें पता है, जो लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लिक्विड फेस में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और कैपिलरी एक्शन बताया ही अभी, कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि मान लो ये बहुत थिन है जो वेसल्स है और ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, एक फोर्स, एक प्रेशर लगेगा और वाटर मूव करेगा। तो इन चारों की वजह से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। कोहेशन वाटर से वाटर मॉलिक्यूल फोर्स, अडहेशन वाटर का वॉल से, ठीक है, और एक है हमारी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाटर है जो अगर वो लिक्विड फेस में है तो उसका क्या, उसमें जो है सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और कैपिलरी एक्शन जो मान लो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर ऊपर से खिंचाव आ रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, रिमूव हो रहा है वाटर, तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो इन चारों की वजह से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स और ग्रेविटेशन, अब एक नया टॉपिक है। हाँ, पुशिंग फोर्स ये क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पे 2-3 हम नए टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कैविटेशन, ग्यूटेशन, पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स। अब क्या होता है बच्चों, जैसे पुशिंग फोर्स में क्या होता है, मान लो बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, ठीक है, लीफ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर का लॉस क्या होगा, कम होगा, तो रूट वाटर का कम लॉस होगा तो वो कैपिलरी फोर्स नहीं लगेगी, और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होगा, कम होगा। आ रहा है समझ में, तो वो एक लिमिटेड हाइट तक ही होएगा, ओनली पुश वाटर टू द लिमिटेड हाइट। और पुलिंग फोर्स क्या होता है, मान लो ट्रांसपिरेशन है, क्या है, ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो एक एक्शन लगेगा, कैपिलरी एक्शन लगेगा, भाई हमें तो पानी चाहिए ही चाहिए, वो फोर्स लगाएंगे और वाटर अपवर्ड मूवमेंट करेगा, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, पुलिंग फोर्स। कैविटेशन क्या होता है, मान लो बहुत ज़्यादा वाटर स्केरिटी है, वाटर कम है, तो जगह जगह पे क्या होता है, एयर आने लग जाती है, वाटर का ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, एयर बबल दिखाई देते हैं, ठीक है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के हिसाब, जैसे अपने पाइप में नहीं होता, वो हवा भरने लग जाती है पाइप्स के अंदर, एयर बबल्स दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे अगर मान लो पानी कम है तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा, कैविटेशन दिखाई देगा, उसको एम्बोलिज्म भी बोलते हैं। वहाँ पर क्या होगा, वाटर स्केरिटी के कारण जो कंटिन्यूस हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर कॉलम है वो टूट जाएगी और जगह जगह हमें एयर के बबल्स दिखाई देंगे। म्यूटेशन में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, आपने कभी लीफ के ऊपर से टपकती हुई देखी है बूंदे पानी की, वो होती है ग्यूटेशन, ठीक है। अगर लिक्विड ड्रॉपलेट है वो लीफ के अनइंजर्ड मार्जिन से आ रही है, आ रहा है समझ में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्यूटेशन। ये कब होता है बच्चों, ये मतलब बहुत ज़्यादा हाई रूट प्रेशर लग रहा है और ट्रांसपिरेशन क्या है, लो, बहुत ज़्यादा पानी खींचे जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं पा रहा और पानी ऊपर आए जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्यूटेशन होगा, ठीक है। और ये कौन से पोर्स से होता है, हाइड्रोथोर से, किससे, हाइड्रोथोर्स पोर्स है उनकी हेल्प से होता है, ठीक है। ये हमें मॉर्निंग में दिखाई देता है और वाटर इसमें कैसा होता है, इम्प्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट और शुगर डिजोल्व होते हैं। ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन में देखते हैं, लॉस्ट ऑफ इनविजिबल वेपर वाटर, हमें ट्रांसपिरेशन दिखाई नहीं देता, वाटर कहाँ वेपर होके चला गया, लेकिन ग्यूटेशन में क्या होता है, हमें लिक्विड ड्रॉपलेट पत्ती के ऊपर आराम से दिखाई देती है। प्योर वाटर होता है, इसके अंदर इम्प्योर होगा, और ये ड्यूरिंग ड्राई और हॉट में होगा, क्योंकि जब मतलब गर्मी होगी बाहर जब भी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। और ये में अर्ली मॉर्निंग और बहुत ज़्यादा बारिश, ह्यूमिडिटी नाइट्स है, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी पानी एब्जॉर्ब होकर उसमें से निकलता हुआ चला जाएगा। इसमें फोर्स होती है ट्रांसपिरेशन पुल, इसमें रूट प्रेशर होती है, इसमें जो पोर्स होता है जिसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिकल्स, बताया था ना, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा से, फिर क्यूटिकल और 2 to 3% लेंटिकल से, और इसमें हाइड्रोथोर्स से होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा ग्रेडेशन होगा।
अब हम देखते हैं फिलोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म। वाटर तो देख ले कैसे ट्रांसफर होता है, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और कौन कौन सी फोर्स लगती है, 4 फोर्स। अब हम देखेंगे फिलोएम में ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, उसको बोलते हैं मंच मास हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लो लीफ है, ये हमारी क्या है, लीफ है, यहाँ पे हमारा शुगर बन गया सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है। अब यहाँ पे हुई लोडिंग, ये जो सुक्रोज बना उसको साइड ट्यूब में फिलोएम में भेज दिया गया, फिलोएम, ठीक है। फिलोएम में हम ऐसे उसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं उसका बोलते हैं लेप्टोम, क्या बोलते हैं, लेप्टोम। जो साइड ट्यूब और कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है, ध्यान रहेगा, साइड ट्यूब और कंपेनियन सेल वो क्या करवाते हैं, यहाँ पे आएगा कंपेनियन सेल भी आते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, कंपेनियन सेल। जो सुक्रोज से पहले कंपेनियन सेल में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, साइड ट्यूब में जाएगा। आ रहा है समझ में, यही दोनों क्या होते हैं, फिर ये पैरेन्काइमा और फाइबर्स, ये कहते हैं नॉन कंडक्टिंग और ये क्या होता है, कंडक्टिंग एलिमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, लेप्टोम, लेप्टोम, ठीक है। तो फिलोएम में क्या हुआ, लीफ के अंदर बन गया हमारा खाना सुक्रोज, फिर उसको पहुंचाया गया कंपेनियन सेल के थ्रू साइड ट्यूब में। अब मान लो यहाँ पे जाइलम भी है, ठीक है, फिलोएम के साथ साथ क्या है, जाइलम भी है, जाइलम में वाटर है, तो अब यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो गया, तो वाटर को तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, तो वाटर यहाँ पर आ गया। अब ये आएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब सिंक, पहले सोर्स और सिंक समझो क्या होता है। सोर्स मान लो ऐसी जगह जहाँ पर खाना बन रहा है, जहाँ से खाना को हमें लेके जाना है। सिंक जहाँ पे हमें अनलोडिंग करवानी है, खाने को देना है। अब लीव्स है, वो तो खाना बनाएगी, ग्रीन लीव्स। अब रूट्स है बेचारे के पास, तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रही, तो उनके पास हमें खाना पहुँचाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गई, सिंक साइड हो गई। आ रहा है समझ में। अब मान लो ग्रीन लीफ में खाना बना, साइड ट्यूब तक पहुंचा, वाटर यहाँ पे लोड हुआ, यहाँ पे खाना लोड हुआ, दोनों नीचे आए, हमें भाई रूट तक हमने अनलोडिंग करवा दी, खाना पहुंचा दिया। अब यहाँ पे फिर वाटर का क्या काम है, वाटर वापस कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। आया समझ में। तो इसी तरह से जो होता है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, ये कोई भी, क्योंकि मान लो जो ओल्ड लीव्स है, यंग लीव्स है, यंग लीव्स फोटोसिंथेसिस करती है, वो फटाफट ओल्ड लीव्स तक अपना खाना पहुंचाएगी जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है। या ओल्ड लीव्स में बहुत खाना स्टोर हो रखा है और वो अभी बेचारी यंग लीव्स बनी रही है, तो वहाँ तक खाना पहुँचाएगी। तो देखो सिंक क्या हो सकता है, रूट्स हो सकती है, डेवलपिंग बर्ड्स हो सकते हैं, न्यू लीव्स हो सकते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही, ठीक है। सोर्स क्या हो सकता है, अर्ली स्प्रिंग रूट्स है जिन्होंने फूड स्टोर कर रखा है, ठीक है। न्यू लीव्स बर्ड्स हो सकते हैं, वो सिंक की तरह काम कर रही है। और सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मैच्योर ग्रीन लीव्स, ठीक है, मैच्योर ग्रीन लीव्स जो होंगे जहाँ पे खाना बनेगा। सिंक क्या होगा, रूट्स, डेवलपिंग बर्ड्स और न्यू लीव्स। और सोर्स और सिंक रिवर्सिबल भी हो सकता है। मान लो अर्ली स्प्रिंग में तो क्या होता है, रूट्स फूड स्टोरेज, जो स्प्रिंग हो रही है वो उसके अंदर क्या होता है, रूट्स ने जो फूड स्टोरेज कर रखा है वो कहाँ तक पहुँचाएगी, लीव तक पहुँचाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लीव क्या बन गई, सिंक बन गया, मतलब जो सोर्स और सिंक की रिवर्सिबिलिटी हो रही है। समझ में आया कि नॉर्मली तो हमारी लीव्स बनाते रूट तक खाना पहुंचाती है, लेकिन जब स्प्रिंग होगी, जब पत्तियाँ आने ही लगेगी, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई, तो जो रूट ने अपना खाना जमा कर रखा है वो कहाँ तक पहुंचाएगी, लीव्स तक पहुंचाएगी। तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और कैसे होता है, बस सीधी सी बात है। सबसे पहले जहाँ पे लीफ में सुक्रोस है, सुक्रोस ने कंपेनियन सेल को दिया, कंपेनियन सेल से साइड ट्यूब में गया, फिर जेलरी एलिमेंट से वाटर आया, वाटर की मूवमेंट के से खाना नीचे पहुँचा, नीचे पहुँचने के बाद अनलोडिंग हुई, सिंक तक खाना पहुँच गया, रूट तक, और वाटर अपना वापस जाइलम के पास चला गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।